हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, होप सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। आखिर वो दिन आ ही गया कि कल आप लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज फार एज अमरावती यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, सभी लोगों को जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जाने वाला जो सब्जेक्ट रहता है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग अमरावती यूनिवर्सिटी के, उनको डिफ़िकल्ट क्यों जाता है या कोई भी यूनिवर्सिटी का, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ते हैं फर्स्ट लेसन के अंदर, जैसे कि आप लोगों को रिजोल्यूशन करते आना चाहिए फोर्स, देन आपको फ्री बॉडी डायग्राम निकालते आना चाहिए, आपको मोमेंट निकालते आना चाहिए, आप लोगों को बीम के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। ये अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना, फिर मैकेनिक्स आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं लगेगा। यानी बेसिक्स क्लियर तो उल्टा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और एएमए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों का ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आप लोगों का बैच के अंदर कवर किया है। याद करो, सबसे पहला दिन और आखिरी लेक्चर तक अपन ने ईच एंड एवरी डिटेल्स कंप्लीट किया, तो आप लोगों को डरने की कोई नीड नहीं है। कल आप लोगों का अगर मैकेनिक्स का पेपर है तो आप लोगों को पेपर में सब आएगा। खुद के ऊपर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंट रहना। बस मैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया या रिवीजन बैचेस हो गया या अपनी बेसिक बैच होगी या रेगुलर बैच में जो भी पढ़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें इतनी केयरफुली मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैकेनिक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं एंड दे आर थिंकिंग लाइक मेरे को सब आता है। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। आप सभी लोगों का ईच एंड एवरी टॉपिक अपन ने किया है और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आपका पेपर बहुत सही जाएगा। अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया तो भी एएमए के स्टूडेंट वो पेपर में टिकेंगे। वाई? बिकॉज मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट्स वगैरह सब निकाल के दिया है। और जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट मैंने एक टेबल बना के दिया था आप लोगों को बैच के अंदर, उसमें कि अगर कोई एक दो यानी हर एक यूनिट में एक एक टॉपिक निकाल के दिया था, तो वो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टीचर जब पेपर सेट करता तो उसको डालना ही है। तो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए मैकेनिक्स कुछ नहीं लगने वाला है। बस और कॉन्फिडेंस में मत रहना। मैकेनिक्स, ऐसा हर बार बोलता हूँ मैं, सभी सब्जेक्ट का बाप सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में। तो प्लीज़ उतना रिस्पेक्ट मैकेनिक्स को दो। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, बराबर स्टडी करो। जितने मैंने आपको टेबल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दिए वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। लास्ट टाइम अब मैंने यूट्यूब के ऊपर भी 2-3 वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डाल दिए, तो अगर एक आधा टॉपिक वापस से पढ़ना है तो आप लोग उधर भी जाके देख सकते हो। अब देखो, मैकेनिक्स का एक क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देता हूँ और आखिरी में पेपर वगैरह कैसा लिखना वो भी बोल देता हूँ। सबसे पहले मैकेनिक्स का जो फर्स्ट लेसन है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये लेसन में आप लोगों ने सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स, देन व्हाट डू मीन बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन सॉम वॉम सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या रहता है। डायनेमिक को भी अपन ने कैटेगराइज किया था दो इसमें, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। फिर अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन बोले तो एक क्वेश्चन देखा था, फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में माइट भी आ सकता है 3 मार्क के लिए। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिजिड बॉडी क्या रहता है, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या रहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस वगैरह पढ़ा था। और फिर अपन ने क्वेश्चन देखा था फोर्स सिस्टम। तो जो फोर्स सिस्टम कॉन्सेप्ट है ना, नंबर ऑफ डेफिनेशन, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, एंड लास्ट में पैरेलल फोर्स सिस्टम जिसके अंदर 2 है, लाइक एंड अनलाइक। तो ये भी थ्योरी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अच्छे से मैंने आप लोगों का प्रिपरेशन कर लिया है, आपको भी ये आता है, एक बार और पढ़ लेना। उसके बाद आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस रहते हैं वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स मैंने आप लोगों को जो बैच में पढ़ाया था, रिवीजन बैच में भी पढ़ाया और रेगुलर बैच में भी काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ा दिया। तो आप लोगों को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बैच के अंदर ही अपन ने लर्न कर लिया था, सब समझ के भी लिया था। उसका डेरिवेशन पेपर में एज अ थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो प्लीज़ उसका डेरिवेशन आप लोगों ने करके देखा ही और आपको सबको आता भी है। लेकिन एक आधा भी बंदा ऐसा होगा जिसने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का डेरिवेशन नहीं लिख के देखा है, तो वो प्लीज़ लिख के देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक आ सकता है पेपर में आपके। नेक्स्ट, उसके बाद लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर के अपन ने सिंपल प्रॉब्लम ले लिए, वो भी आप लोगों को आ जाते। फिर उसके बाद अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था जिसका नाम है, एक बात तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँ, ये रिकॉर्डिंग आप लोग जब सुन रहे हो अभी, तो आपके पास अपनी जो नोट्स है ना, क्लास नोट्स, वो चाहिए। अगर वो क्लास नोट्स आपके सामने नहीं होंगी
तो फिर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों का ना इतना लिंक नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर वो नोट्स आपके सामने हैं तो कैसा है, फटाफट आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। और मैं आप लोगों का अभी इतना भी टाइम नहीं ले सकता हूँ, जिसके कारण एक क्विक 10, 15, 20, 25 मिनट में आप लोगों को फटाफट मुझे मोटिवेट कर देना। आपको ये फील कराना है कि देखो आपको सब आता है, आपकी सब पढ़ाई हुई है, बस कल कॉन्फिडेंटली पेपर यानी एग्ज़ाम सेंटर में जाके आप लोगों को कॉन्फिडेंटली पेपर लिखना है बस। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन लोगों को पूरा आता है बट स्टिल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उनमें यानी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जो आता है वो भी नहीं वो सॉल्व कर पाते। तो ऐसा नहीं होने को होना। अपन ने थ्रू आउट दिस सेमिस्टर बहुत मेहनत लिया है और अब वो कल का दिन आ गया कि जिस दिन आप लोगों को एकदम रॉक करना है, राइट। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बाद अपन ने जो टॉपिक लिया था वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अब पूरे दुनिया में सिर्फ 8 ही इंक्लाइन फोर्सेस है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं रहते हैं। तो 8 इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करना ये मैंने आपको बोला था। एक लाइन बराबर पैरेलल निकालो एक्स एक्सिस को, दूसरा वाई एक्सिस को एरो हेड, बराबर है ना। फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो। अरे आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों को अगर रिजोल्यूशन करते नहीं आता तो वो तो बात आप में है नहीं। एकदम परफेक्ट आप लोगों को कैसा भी इंक्लाइन फोर्स हो तो भी आप लोगों को रिजोल्यूशन करते आता है। फिर एंगल वैंगल, एडजेसेंट साइड के साथ कौन जुड़ता है, कॉस, अपोजिट साइड के साथ कौन जुड़ता है, साइन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। फिर अपन ने कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे स्टार्टिंग में। आप लोगों को रिजल्टेंट निकालते आना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालते आना चाहिए। तो इन दैट केस अपन ने बहुत सारे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लिए थे। तो वो प्रॉब्लम आप लोगों ने अच्छे से करके क्या जाना है, वो तो बहुत ही ईजी जाते हैं आप लोगों को, वो कुछ है ही नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग है कि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। एक वो डायरेक्शन वाला है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, वो वाला, राइट। तो वैसे वो प्रॉब्लम देख के जाना, एकदम ही ईजी कंसेप्ट है वो, तो आपको आते भी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने इक्विलिब्रियम, लैमिस थ्योरम वगैरह ये सारी बातें पढ़ा था। तो इक्विलिब्रियम के अंदर जैसे कि अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेंगी, एक समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और दूसरा समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। और वही अगर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है तो समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0 तो रहेंगे ही, साथ में अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 ये भी बढ़ जाएगा, राइट। चलो, तो ये हो गया था। फिर अपन ने एक सिंपल प्रॉब्लम लिए थे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के, जैसे कि रोप्स है और रोप्स को कई जगह पे ऐसे वेट लगाए हुए, ऐसे प्रॉब्लम लिए थे। फिर लैमिस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम लिए थे। लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू सिस्टम हैविंग ओनली 3 फोर्सेस, बराबर है। तो लैमिस थ्योरम भी आप लोगों का क्लियर है। लैमिस थ्योरम की थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन माइट भी पेपर में रह सकता है, एक्सप्लेन लैमिस थ्योरम, ऐसा आने के चांसेस तो कम है बट आ भी सकता है, तो एक बार ओवरलुक कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने देखा था मोमेंट वगैरह भी देखा था। तो मोमेंट बिफोर दैट अपन ने कुछ ऐसा वो सिलेंडर के अंदर 3-4 स्पीयर रखे हैं, वो वाले जो क्वेश्चन थे ना, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, राइट। तो वो वाले क्वेश्चन प्लीज़ छोड़ना मत, वो अच्छे से देख के जाना। स्पेशली वो क्वेश्चन, एक सिलेंडर के अंदर 3 स्पीयर रखे, तीनों के वेट्स दिए और रेडियस वगैरह दिया है, और आप लोगों को फिर उसमें सपोर्ट रिएक्शन फ्रॉम द वॉल सॉल्व करना है। वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना मत, तो 13-14 मार्क के लिए आ सकता है। फिर अपन ने मोमेंट पढ़ा। सो मोमेंट यानी क्या रहता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो पॉइंट पे अपन मोमेंट लेते हैं वो पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट सेंटर। और फोर्स और मोमेंट सेंटर के बीच में का जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर आपके यानी नंबर ऑफ फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर मोमेंट सेंटर में से जाता होगा तो उसका मोमेंट कितना आएगा, 0, बिकॉज वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो अपन ने पहले वो ग्रिड वाले प्रॉब्लम लिए थे, राइट। वो प्रैक्टिस के लिए था, मोमेंट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए अपन ने बहुत सारे ग्रिड के प्रॉब्लम लिए थे। लेकिन उसके बाद अपन ने टॉपिक पढ़ा वेरिग्नन्स थ्योरम, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट एट एनी मोमेंट सेंटर बिकॉज ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू मोमेंट एट द सेम मोमेंट सेंटर बिकॉज ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स। तो जो वेरिग्नन्स थ्योरम है उसमें लोकेट करो रिजल्टेंट, ऐसे जो अपन ने 4-5-6 क्वेश्चंस लिए थे वो सारे के सारे मस्त प्रिपेयर करके जाना। वो उसमें से एक प्रॉब्लम पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। अपने नोट्स में जो वेरिग्नन्स थ्योरम के बाद 5-6 क्वेश्चन लिए अपन ने वो देख के जाना बराबर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें के 1-2 क्वेश्चन शायद मैंने मोस्ट टाइम पे में डाले, तो जो क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे में डाले वो तो एकदम परफेक्ट करना है, बाकी के देख के जाओ, राइट। अगर आपके पास इनफ टाइम होगा तो होप सो अभी तक आप लोगों ने सॉल्व भी करके देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ छोड़ना मत हो। और फिर उसके बाद अपन ने कपल्स वगैरह भी देखा था, तो कपल की थ्योरी पेपर में आ सकते, तो वो भी एक बार ओवरलुक करके जाना। और उसके बाद लास्टली जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट लेसन का वो है बीम वाले प्रॉब्लम।
फिर उसकी थ्योरी, जैसे कि सपोर्ट कौन कौन से रहते हैं, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, देन उसके बाद फिक्स सपोर्ट, ये क्या रहते हैं। हिंज सपोर्ट होगा तो उसको दो रिएक्शंस आती है, एक एच ए रहेंगी, दूसरी वी ए रहेंगी, अगर ए पॉइंट पे लगा रहे तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन रहेंगी विच इज़ परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। फिक्स सपोर्ट है तो तीन रिएक्शन रहेंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज वेल एज मोमेंट भी रहेगा। फिर अपन ने बीम वाले जो प्रॉब्लम लिए थे उसके अंदर आप लोगों ने लोडिंग भी पढ़ा था। एक था यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और दूसरा था यूवीएल दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो उसकी इंटेंसिटी कितना दिया है वो लोड का, और एट द सेम टाइम उसका स्पैन कितना दिया है, ये दो बातें अगर अपने पास है दिया ही रहेगा तो वो हिसाब से आप लोग पॉइंट लोड निकाल सकते हो। वो यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट स्पैन, तो आपको पॉइंट लोड मिल जाता है। और यूडीएल का पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट होता है, बीच में यानी L/2 पे। फिर यूवीएल देखा था अपन ने, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहता है उसमें भी उसकी इंटेंसिटी जो हाईएस्ट इंटेंसिटी दिया वो और स्पैन, तो हाफ इंटू इंटेंसिटी इंटू स्पैन ऐसा करते हो तो आप लोगों को पॉइंट लोड मिलेगा। पॉइंट लोड मिल गया तो वो अब उसको एक्ट कहाँ पे होगा, तो एक्ट होता है L/3। L/3 फ्रॉम व्हाट, L/3 फ्रॉम दी हाईएस्ट इंटेंसिटी पॉइंट, राइट। तो वो भी आप लोगों को आ जाता है। फिर बचा हुआ डिस्टेंस रहता है ट्वाइस L/3। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर है। तो आप लोगों को बीम के प्रॉब्लम एकदम ही इजी जाएंगे, तो वो प्लीज़ छोड़ना मत, एक बीम का भी प्रॉब्लम आएगा। एक अपन ने कंपाउंड बीम वाला भी प्रॉब्लम लिया था, यानी बीम के ऊपर बीम ऐसा भी एक प्रॉब्लम लिया था, वो भी एक देख के जाओ। एक ट्रेपेजोइडल बीम वाला ट्रेपेजोइडल लोड वाला अपन ने प्रॉब्लम देखा था। ट्रेपेजोइडल लोड यानी दैट लोड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल एज वेल एज यूवीएल। तो ऐसा है आप लोगों का फर्स्ट लेसन, इजंट इट। तो फर्स्ट लेसन में आपको कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट लेसन एक इंट्रोडक्टरी है, एक बेसिक्स है, और बेसिक्स पूरा आप लोगों का सॉलिड है, इजंट इट। तो किसी ने भी फर्स्ट लेसन में डरना मत, सब कुछ आप लोगों को आता है। पेपर कल सुबह जो पेपर है आप लोगों का, तो उसके पहले काफ़ी बार आप लोग की इसके पहले भी रिवीजन हो चुकी है और अभी भी बार बार रिवीजन करो। नेक्स्ट, और जो भी एक आधा नया क्वेश्चन दिखता है वो भी प्लीज़ देख लो अगर पूरी पढ़ाई हुई होंगी तो। अदरवाइज़ पूरा पढ़ाई नहीं किया है, जो एंड टाइम पे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों ने प्लीज़ यार मैकेनिक्स बैक मत रखना। जो पुअर स्टूडेंट है थोड़ा पढ़ाई में, उनको नहीं जमता है, पढ़ाई कितना भी करो ध्यान में नहीं रहता है, तो बेटा सिर्फ एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं या टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट दिए उतने तो भी करके जाओ, ताकि आप लोगों का पेपर निकल जाए। प्लीज़ बैकलॉग किसी ने भी पेपर रखना मत। जो भी स्टडी में पुअर है, जिनको नहीं जमता है, राइट ना, तो थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ाई किया ही होगा। और जो लोग एकदम ही क्लास को रेगुलर है या जो भी है, इजंट इट ना, तो वो तो रॉक करेंगे और सभी लोग आप रॉक करोगे पेपर में। लेकिन जितने जितने मैंने टॉपिक्स आप लोग को बोले वो प्लीज़ छोड़ना मत। एकदम सिलेक्टेड टॉपिक बोले जो लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं या कम पढ़ाई करते हैं, और डिटेल में एकदम लिया ही है अपन ने बैच में। नेक्स्ट अपन ने सेकेंड लेसन जो पढ़ा था फिर वो था ट्रस एंड फ्रिक्शन। अब ट्रस में सबसे पहले अपन ने व्हाट डू मीन बाय ट्रस, बराबर है ना। फिर उसके बाद ट्रस के अंदर थ्योरी देखा था टाइप्स ऑफ ट्रसेस। तो डिफाइन ट्रस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रसेस, ऐसा क्वेश्चन डालना चाहिए पेपर में, तो ये थ्योरी क्वेश्चन करके जाना। टाइप्स ऑफ ट्रसेस में परफेक्ट ट्रस कब रहता है और इम्परफेक्ट ट्रस कब रहता है। जब वो m=2j-r ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको परफेक्ट ट्रस बोलते हैं, नहीं करता है तो इम्परफेक्ट ट्रस। इम्परफेक्ट ट्रस में अपन ने दो इसमें क्लासिफिकेशन किया था, रिडंडेंट ट्रस एंड डिफिशिएंट ट्रस, राइट। तो ये थोड़ा सा यानी आते ही आपको ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद ट्रस को एनालाइज करने के दो मेथड्स है, एक है मेथड ऑफ जॉइंट एंड एक है मेथड ऑफ सेक्शन। एक थ्योरी क्वेश्चन जो इसके पहले स्टेट द अजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और इस बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये क्वेश्चन आने की संभावना 99% है तो 1% संभावना फिर रहेंगी ट्रस एंड टाइप्स ऑफ ट्रसेस इसकी, राइट। मोस्ट प्रोबेबली स्टेट द अजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, यही आता है। इस बार अगर थोड़ा सा अलग करेंगे तो फिर डिफाइन ट्रस एंड एज वेल एज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रसेस, ये आ सकता है। या तो डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ जॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ सेक्शन, डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, ये आ सकता है। बट स्टेट द अजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, ये क्वेश्चन आने, ये हर बार ही आता है तो इस बार भी आ सकता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकंड लेसन इज मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट के मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम लिए, ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रॉब्लम लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं अपन ने, और आप लोगों ने बराबर सॉल्व करना। पहली स्टेप मेथड ऑफ जॉइंट को सॉल्व करने की क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि पहले आप लोगों ने एंगल बराबर निकाल लेना।
एंगल याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में का ही एंगल आप लोगों को निकालना है जो रहता है tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इजंट इट। आप लोग ने तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें 60 डिग्री रहता है, लेकिन कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, भलता है देखा था कैसा भी ट्रायंगल है उसमें भी tan इनवर्स ऑफ आई कर लोगे तो ये गलती मत करना, राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा रहता हो तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद फिर अपन ने सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है, कोई सपोर्ट्स होंगे, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, तो उसकी रिएक्शन आप लोगों को सेकंड स्टेप में निकालना है। अब जो सपोर्ट रिएक्शन रहेंगे उसके लिए क्या करना कि जो एंटायर बीम है वो सबसे पहले इक्विलिब्रियम में कंसिडर करना, और बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन fx0 समेशन fy0 एंड अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लोगों ने यूज़ करके प्रॉपरली जो सपोर्ट रिएक्शन है वो निकाल लेना, राइट। चलो फिर थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, एक एक जॉइंट कंसिडर करते जाना है। अब ऐसा जॉइंट कंसिडर करो सबसे पहले जहाँ पे दो अननोन्स है। बिफोर दैट आप लोगों ने सभी के सभी मेंबर्स के अंदर टेंशन अज्यूम करना, किसी को कॉम्प्रेशन लेना है कॉम्प्रेशन भी ले सकते हो, या टेंशन अज्यूम करना है टेंशन भी ले सकते हैं। अपन ने बैच में सभी मेंबर्स के अंदर टेंशन अज्यूम किया था तो आप लोग अभी टेंशन ही अज्यूम करना, कोई मेंबर्स में कॉम्प्रेशन या कोई मेंबर्स में टेंशन ऐसा बिल्कुल मत करना, सभी के सभी मेंबर्स में टेंशन अज्यूम करना, और फिर एक एक जॉइंट कंसिडर करना जहाँ पे सिर्फ दो अननोन्स है। बस फिर हर एक मेंबर में के फोर्सेस निकालते जाओ इन दिस वे। एक आधे मेंबर में का फोर्स अगर निगेटिव आ गया तो उसको वैसे ही रहने देना, फर्दर कैलकुलेशन में निगेटिव चूज़ करना, उसको अननेसेसरीली पॉजिटिव मत कर लेना, इजंट इट। और सब फोर्स मेंबर्स में के फोर्सेस निकालने के बाद आप लोगों ने एक टेबल बनाना है। टेबल के अंदर पहले तो फोर्स कौन सा है, मेंबर कौन सा है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना है और नेचर कैसा है। अपन ने अज्यूम किया था टेंशन, तो अगर पॉजिटिव आंसर आया होगा तो टेंशन है, लेकिन निगेटिव आया तो उसके अंदर क्या है, कॉम्प्रेशन है। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू लिखना, निगेटिव मत लिखना, और बाजू में कॉम्प्रेशन लिखना। तो आपको जो भी सब लोग बैच में हैं तो आप लोगों को सबको क्लियर है। मेथड ऑफ जॉइंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई छोड़ेगा नहीं। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाल के रखा है, तो किसी को अगर वो एग्जाम्पल देखना है तो बिंदास देख सकते हैं। चलो उसके बाद अपन ने पढ़ा था मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन भी काफ़ी ईजी है। मेथड ऑफ सेक्शन की पहली दो स्टेप और मेथड ऑफ जॉइंट की पहली दो स्टेप एकदम सेम है। पहले स्टेप में आप लोगों ने एंगल निकालना है, और सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, कोई सपोर्ट रिएक्शन होंगी तो वो निकालना है, राइट। अब थर्ड स्टेप से थोड़ा सा चेंज होता। अब मेथड ऑफ सेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेंबर में कि आप लोगों को अगर फोर्सेस निकालना है तब अपन यूज़ करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन का ही दूसरा नाम है मेथड ऑफ मोमेंट। तो जो मेंबर्स में के फोर्सेस आप लोगों को निकालना है वो बराबर एक लाइन में होंगी, तो इसीलिए वो मेंबर्स को कट करने वाली आप लोगों को एक सेक्शन लाइन डालना पड़ता है। वो सेक्शन लाइन डालने के बाद आपका जो ओरिजिनल जो एक ट्रस रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। अब उसमें जो पार्ट आप लोगों को ईजी लगता है उसको एक्टिव साइड बोलना, और जो थोड़ा बहुत लेंदी या डिफ़िकल्ट पार्ट लग रहा है तो उसको इनएक्टिव पार्ट कंसिडर करना। और फिर क्या करना आप लोगों ने, एक एक पॉइंट पे जो भी फोर्सेस, जिसमें जो अननोन फोर्सेस है, अननोन मेंबर्स में के जो फोर्सेस निकालना है, पहले तो उसके अंदर सभी के अंदर आप लोगों ने टेंशन अज्यूम कर लेना, और उसके बाद आप लोगों ने एक एक पॉइंट पे मोमेंट लेना है। जैसे कि अब एक बात याद रखना, आप लोग जो इनएक्टिव पार्ट है ना उसको भूल ही जाते हैं, ऐसा मत करना। एक्टिव साइड के जितने भी फोर्सेस है वो अपने काम के अभी मोमेंट लेने टाइम पे, लेकिन जो इनएक्टिव साइड के जो फोर्सेस है वो अभी कोई काम के नहीं रहे। लेकिन फोर्सेस कुछ काम के नहीं रहे, स्ट्रक्चर तो काम का है। आप लोग मोमेंट पूरे डायग्राम में, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ले सकते हो। इनएक्टिव साइड के भी एक आधे पॉइंट पे आप लोग मोमेंट बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वो इनएक्टिव साइड के फोर्सेस अज्यूम मत करना, राइट। तो मेथड ऑफ सेक्शन भी बस एक एक पॉइंट पे मोमेंट लेके आप लोगों ने जितने भी अननोन से वो निकाल लेना, बाद में वापस से वही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करके वापस से डायग्राम निकाल के जिसके अंदर टेंशन है वो टेंशन से, यानी एरो हेड अवे फ्रॉम द जॉइंट, एंड कॉम्प्रेशन होगा तो एरो हेड टूवर्ड्स द जॉइंट, बस ऐसा शो करना है, हो गया मेथड ऑफ सेक्शन, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रस का पार्ट। फिर इसके बाद अपन ने देखा था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कूलम्ब्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। फिर कुछ डेफिनेशंस थी वो भी आ सकती हैं। एंड फिर उसके बाद अपन ने फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम पढ़े थे। तो इनिशियली जो 4-5 प्रॉब्लम आपके सामने नोट्स हैं, तो इनिशियली जो 4-5 प्रॉब्लम पढ़े थे उसके अंदर एक वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, बराबर है ना, वो एक थर्ड या फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम लिया था वो। उसके बाद ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है वो वाला। फिर एक प्रॉब्लम लिया था अपन ने इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा था और फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी किसी ने छोड़ना मत। और एक पार्ट
दैट इज़ बेल्ट फ्रिक्शन का जो डेरिवेशन है वो भी किसी ने छोड़ना मत। उसके बाद अपन ने वेज फ्रिक्शन वगैरह बराबर लिया है, तो वेज फ्रिक्शन में है ना एकदम आप लोगों को वेज फ्रिक्शन यही कि यही मैंने करके दिया था। तो वेज फ्रिक्शन के अंदर एफबीडी ऑफ वेज एंड एफबीडी ऑफ लोड अगर ये आप लोगों को आ गया ना तो फिर बस लैमिस थ्योरम ही अप्लाई करना है, इट विल बी वेरी इजी देन, तो वो भी देख के जाना अच्छे से। तो ये था आप लोगों का सेकेंड लेसन, ट्रस एंड फ्रिक्शन। चलो, तो उसके बाद अपन ने एक्चुअली थर्ड लेसन सेंटर ऑफ ग्रेविटी CGMI वाला पार्ट नहीं लिया, अपन ने काइनेमेटिक्स लिया था, क्योंकि CGMI वाला लेसन जो है बहुत ही इजी जाता है, तो आखिरी में रखा था और आखिरी में अपन ने कंप्लीट किया। तो चलो मैं CGMI के बारे में बोल लेता हूँ। तो जो थर्ड लेसन है आप लोगों के सिलेबस वाइज, तो वो थर्ड लेसन के अंदर सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अगर आप लोगों को सेंट्रॉइड समझा है तो ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते आएगा। एकदम इजी तरीके से मैंने आप लोगों को सेंट्रॉइड कैसे निकालना समझाया था। जहाँ पे कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर हो, उसका अगर कोई भी एक आधा लैमिना है, एक आधा प्लेन है, उसका जहाँ पे पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट होता है वो पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट। तो आप लोगों को उसके अंदर क्या करना है, जो भी स्टैंडर्ड शेप है उसके सेंट्रॉइड आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रेक्टेंगल है तो उसका सेंट्रॉइड क्या रहता है, x बार रहता है b/2 और y बार कितना रहता है, h/2। सिमिलर इज द केस फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, क्वार्टर सर्कल। तो ये आपके फॉर्मूले सारे लर्न है। अब इसमें पता है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि डिटरमाइन या फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल या ट्राइंगल। ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके डेरिवेशन देख के जाना। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालना, ये टेबुलर वे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो वो देख लेना, बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, किसी ने छोड़ना मत। सेंट्रॉइड आ गया तो उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों भी थ्योरम अपन ने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसके अंदर लगाए थे। तो वो थ्योरी क्वेश्चन छोड़ना मत, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा था कितना आसान है वो भी छोड़ने को पुरता नहीं, यानी कम पढ़ाई में आप लोगों को हो सकता है 13 में से 13 मार्क मिल जाए। तो प्लीज़ ये लेसन कोई भी छोड़ेगा नहीं, जितना मैंने लिया है मोर देन सफिशेंट है, उतना बराबर करके जाओ, मस्त करके जाओ, एकदम इजी टॉपिक है, गलती मत करना। नेक्स्ट, फिर फोर्थ लेसन अपन ने काइनेमेटिक्स लिया था। अब 2009 से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल हो गए, तो मेरे एक्सपीरियंसेस क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग काइनेमेटिक्स लेसन को यानी ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। आप लोगों ने ऐसी गलती मत करना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्या किया, बहुत सारे ये वर्ड प्रॉब्लम होने के कारण बहुत लोगों को जमते ही नहीं, तो आप लोगों की ऐसी गलती होने को नहीं होना। इसलिए एक क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन या रोटेशनल मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, और एक दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दो टॉपिक मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से करके दिए कि दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए, इजंट इट। तो इसीलिए ये दो प्रॉब्लम हो सकता है दोनों साथ में अगर आ गए तो फिर तो विषय ही नहीं, 13 में से 13 या 14 में से 14 मिल जाते हैं, लेकिन और में आगे तो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। अब एक प्रॉब्लम आ गया ना, तो फिर एक प्रॉब्लम आने के कारण दूसरे प्रॉब्लम के लिए अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है, तो आपको वो भी आ जाएगा। लेसन तो अपन ने एकदम ही मस्त बिल्कुल पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर किए। जैसे कि सबसे पहले अपन ने थ्योरी वगैरह पढ़ी थी काइनेमेटिक्स में, देन लेटर ऑन वो थ्योरी होने के बाद फिर अपन ने पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन वाले पहले पढ़े थे अपन ने, राइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले कुछ प्रॉब्लम लिए, कुछ नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम लिए, 9-10 क्वेश्चन प्रॉब्लम लिए थे। फिर रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले लिए, फिर उसके बाद अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी वाले लिए, और ये सारे क्वेश्चन लेते टाइम पे कुछ नोट बना के दिया था आपको। पहली नोट थी, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट और बॉट टू रेस्ट तो फाइनल वेलोसिटी 0, बराबर है। देन उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउनवर्ड मोशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0, है ना। इफ पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बराबर है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, बराबर है ना। पार्टिकल कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो प्रॉब्लम में लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक देखा था वो है रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, और उसके बाद लिया था रोटेशनल मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
वेलोसिटी क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को झापड़ मारता हूँ यानी डेरिवेटिव करता हूँ तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को झापड़ मारता हूँ यानी डेरिवेटिव करता हूँ तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। अब उल्टा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करो तो डिस्प्लेसमेंट, बस यही है। और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे वो भी आपको निकालते आएंगे। प्रॉब्लम का डिज़ाइन ऐसा रहेगा कि इनिशियली आप लोगों को इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट जो रहेगा प्रॉब्लम में वो आपको इनिशियल कंडीशन दिए रहेंगी टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म्स, और तीसरा रहेगा जो आपको फाइंड आउट करना है वो। तो ये भी प्रॉब्लम इजी जाएंगे। और एक चौथा फॉर्मूला भी मैंने उसके अंदर आप लोगों को लिख के दिया था कि एक्सेलरेशन कंपोजिट फंक्शन वाला, ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो एक दिन ए सी का दोस्त बन जाएगा, पता है ना, कंपोजिट फंक्शन वाला। तो वो फॉर्मूला था ए इक्वल्स टू, जैसे कि डी वी बाई डी टी लिखते हैं तो उसको अपन ने डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिखा था, फिर जो डी एस बाई डी टी वो वी में चला जाता, तो ए इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, ऐसा फॉर्मूला बना के दिया था। वो कब यूज़ करना है, अगर आप लोगों को कोई भी इक्वेशन देते हैं लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ टी नहीं देते हैं। ए इक्वल्स टू दिया है सपोज -8 इंटू एस रेस टू -2, तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है क्या, नहीं, तो ऐसे टाइम पे वो प्रॉब्लम वो फॉर्मूला लगा के देखना, तो आपको वो ईजी जाएगा प्रॉब्लम, राइट। कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना आपको आता है वो। चलो, तो ये टॉपिक था आपका रेक्टिलिनियर मोशन या रोटेशनल मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला। अब रोटेशनल मोशन होगा तो एस के जगह पे थीटा आएगा, वी के जगह पे ओमेगा आएगा, और ए के जगह पे अल्फा आएगा, तो वो जम जाता है आप लोगों को, सेम ही है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक देखा था अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं, आप लोगों ने छोड़ना नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को वो टॉपिक बहुत ही आसान कर दिया था, टेबल बना के। तो टेबल के अंदर अपन ने इनमें 5 तो फॉर्मूले निकले थे। इनिशियली कोई भी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बराबर है, विथ समथिंग एंगल, दैट एंगल इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ वेलोसिटी सम, तो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को दिया है, यानी यू दिया है, तो उसको रिजॉल्व करने का दो कंपोनेंट में यू एक्स एंड यू वाई, यू एक्स यानी यू कॉस अल्फा और यू वाई यानी यू साइन अल्फा, बराबर है। और जो इनिशियल वेलोसिटी रहता है वो निकालना है, तो यू इक्वल्स टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। फिर 3 अपन ने क्या किए थे, काइनेमेटिक इक्वेशन लिखे थे, और x कंपोनेंट ऑफ फ्लाइट के टाइम पे ए एक्स 0 और y कंपोनेंट ऑफ फ्लाइट के टाइम पे ए वाई इक्वल्स टू -g, और मस्त फॉर्मूले बना लिए थे। तो वो टेबल अगर देखते हो तो यानी आपको क्लियर किया ही है मैंने, वो टेबल और एक बार और लुक करो। पहला इक्वेशन मिलता है वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, उसके बाद वो साइड में y कंपोनेंट के टाइम पे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। दूसरा इक्वेशन जो अपन ने फाइंड आउट किया था एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल रेंज एस एक्स। उधर निकाला था एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक मैक्सिमम हाइट निकालने का भी फॉर्मूला अपन ने बनाया था, बराबर, एच मैक्स इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो एकदम ही ईजी है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन किसी ने भी छोड़ना मत। और बाद में कुछ ऐसे सिंपल प्रॉब्लम लिए थे जिसके अंदर था कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, वो जो देखा था अपन ने, वो प्रॉब्लम मत छोड़ना, 2-3 ही प्रॉब्लम है तो वो करके जाना। ऐसा था आप लोगों का 4th लेसन काइनेमेटिक्स। चलो, अब इसके बाद काइनेटिक्स। अब ये जो काइनेमेटिक्स में का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेक्चर डाला है, तो वो अगर एका देखो अभी भी नीड है तो अभी भी टाइम नहीं गया, आप देख सकते हो। चलो, नेक्स्ट टॉपिक लिया था फिर नेक्स्ट लेसन, 5वां लेसन, दैट इज काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स के अंदर इनिशियली अपन ने कुछ थ्योरी पढ़ी थी, एक डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, पहला ये पेपर में आता ही है 2 या 3 मार्क के लिए, तो स्टेट डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, हर पेपर में रहता है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन किसी ने भी छोड़ना मत, अच्छे से थ्योरी करके जाओ। और डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो भी आप लोगों को पता है, वो भी एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल के। नेक्स्ट अपन ने फिर सिंपल प्रॉब्लम लिए थे जहाँ पे अपन ने काइनेटिक्स अप्रोच अप्लाई करके टेंशन एक्सेलरेशन निकाले थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे 2 ब्लॉक रखे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, वो कनेक्टेड है, ऐसे वो 2 प्रॉब्लम, वो प्लीज़ छोड़ना मत। फिर उसके बाद अपन ने प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज़। इसका एक एग्जाम्पल अगर समझ गया तो बाकी सब के सब आ जाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द थ्योरी नहीं समझता तो बाकी कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर भी मैंने लेक्चर डाल के रखा है, और अपन ने बैच में रेगुलर क्लास में अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो आपको कोई टेंशन नहीं। पहली स्टेप क्या रहती है, टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन।
इजंट इट? ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, 10 से 14 मार्क के लिए एक ही क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ ये टॉपिक अच्छे से करके जाओ फिफ्थ लेसन का। पहला पॉइंट रहता है टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियली क्या करेंगे, जितने भी ब्लॉक्स बॉडीज आपको दिखाई दे रही है उसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, और जिसकी एफबीडी ईजी लगती है ना वो ब्लॉक अपन कंसिडर करेंगे रेस्ट पोजीशन पे, और उसका टेंशन निकाल लेंगे वो बॉडी में का, पुली में का। फिर टेंशन मिल गया तो विद दैट वैल्यू ऑफ टेंशन अपन दूसरे जो बाकी के ब्लॉक्स है उसमें का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे बाय अज्यूमिंग कि ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा अज्यूम करके। अगर पॉजिटिव आ गया तो जो अपन ने अज्यूम की हुई डायरेक्शन हो सही है, निगेटिव आया तो अपन ने अज्यूम की हुई डायरेक्शन उल्टी है यानी गलत है, उसको उल्टा कर लेना। अब पहली बात तो आती है, अब दूसरी स्टेप करते टाइम पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इसका मोशन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए अपन फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हर एक ब्लॉक में के। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिए, निकालने के बाद जो पहले स्टेप में रिजल्टेंट निकाले वो चेक करते हैं। अगर रिजल्टेंट बड़ा है फ्रिक्शनल फोर्स से तो ही मोशन हो रहा है, और मोशन किधर हो रहा है वो अपन ने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया है, यानी फाइंड आउट किया कि मोशन कैसा होगा, अप दी प्लेन होगा या डाउन दी प्लेन होगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। फिर स्टेप थर्ड में आप लोगों ने क्या करना है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखना है, उसमें वर्डन ऑफ ईच ब्लॉक, अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्डन ऑफ ईच ब्लॉक करना है, इक्वेटिंग टू विथ व्हाट, जीरो। वर्डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो जो भी टेंशन है तो टेंशन रोप के अंदर का टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है। अब टेंशन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है, वो ब्लॉक के मोशन की डायरेक्शन सेम है तो वर्डन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक भी अपोजिट है तो वर्डन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो वो भी आप लोग को जम जाएगा, राइट। वहाँ से आपको काइनेमेटिक इक्वेशन मिल जाते हैं बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। और फिर फाइनल स्टेप फोर्थ में आप लोगों को काइनेटिक्स इक्वेशन लिखना है। काइनेटिक्स इक्वेशन में जो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन रहता है, इनर्शियल फोर्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन है तो समेशन एफ एक्स है ना, इज इक्वल्स टू आप लोग क्या लिखते हो, इनर्शियल फोर्स दैट इज व्हाट, एम ए। और जो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो डायरेक्शन के सारे फोर्सेस पॉजिटिव लेना और उसके अपोजिट डायरेक्शन के सारे फोर्सेस निगेटिव लेना, तो वो आता है आपको। तो ये वाले प्रॉब्लम प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, ये प्रॉब्लम छोड़ो मत, इसके एक दो प्रॉब्लम ट्राई करो, किए नहीं होंगे तो किए ये सब लोगों ने, बट एक आधा भी बंदा होगा जिसने प्रॉब्लम खुद होके ऐसा हैंड रिटन प्रैक्टिस करके नहीं देखा तो कर लो, अभी भी टाइम है। नेक्स्ट, और फिर अपन ने उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिए बाकी के, वो भी आप लोगों ने देख लेना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट लेसन फिर अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर। मुझे लगता है कि यूनिट नंबर 5वां और 6वां ये दो लेसन है ना, इसमें आप लोगों का एक भी मार्क जाएगा नहीं अगर मेरी सुनते हो तो अपनी क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं। जो 6 लेसन है उसके अंदर पहले अपन ने इनिशियली थ्योरी देखा था कि वर्क क्या रहता है, एनर्जी क्या रहता है, पावर क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है ना, इन लीनियर एज वेल एज रोटेशनल, दोनों भी इसमें अपन ने फाइंड आउट किया था, तो वो आपको आता है। फिर उसके बाद अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लेसन है 6वां लेसन, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है वर्क एनर्जी वाले प्रॉब्लम। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन इन ट्रांसलेशन एंड वर्क एनर्जी इक्वेशन रोटेशनल, ये दोनों भी एक्सप्रेशन एज अ थ्योरी क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है, तो प्लीज़ ये डेरिवेशन लिख के देखो, एकदम ही ईजी है। वो अपन कंसिडर करते सबसे पहले, कंसिडर रिजिड बॉडी एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, देन दैट बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, याद है ना। और फिर वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर इक्वल्स टू एम ए लगाते हैं, फिर डी एस से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, उसको सॉल्व करते तो आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन आखिरी में मिल जाता है, इजंट इट। बराबर अच्छे से लिख के आना, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। और फिर वर्क एनर्जी के अपन ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी लिए। फिर वो होने के बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक जो लिया था वो था इम्पल्स मोमेंटम। अब इम्पल्स मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो भी पेपर में आ सकता है। इम्पल्स क्या रहता है, मोमेंटम क्या रहता है, उसके डेफिनेशन पढ़े और बाद में एक्सप्रेशन देखा था। तो ये एक्सप्रेशन इज़ वेरी सेम, आर इक्वल्स टू, पहले तो वो सिंपल जो आप लोग इधर लिखा था वर्क एनर्जी में वही थ्योरी लिखना है, और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से आर इक्वल्स टू एम ए, फिर ए का मतलब डी वी बाई डी टी वगैरह करके उसको डी टी को इधर लाओ, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बस आप लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा इम्पल्स मोमेंटम। अब इम्पल्स मोमेंटम के भी ये हो गया, इम्पल्स मोमेंटम एज अ सेकंड पार्ट, इसके जो न्यूमेरिकल्स लिए थे वो भी आप लोगों को करके जाना चाहिए। अब जो फिफ्थ लेसन काइनेटिक्स किया था उसके अंदर अपन टेंशन एक्सेलरेशन निकालना है तो काइनेटिक्स डी अल्बर्ट से करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जैसे टर्म्स निकालना है तो अपन वर्क एनर्जी लगाएंगे, और अगर आप लोगों को टाइम वेलोसिटी जैसे फैक्टर निकालना है तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इम्पल्स मोमेंटम से सॉल्व करोगे।
और जो थर्ड पार्ट है ये लेसन का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज ए थ्योरी क्वेश्चन करके जाओ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अगर दोनों भी ब्लॉक का कोलिजन होने के बाद, इम्पैक्ट होने के बाद दोनों ब्लॉक अगर साथ में जाते हैं तो उनका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इजंट इट ना। तो ये भी क्वेश्चन देख के जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। और बाद में अपन ने एक लास्ट जो टॉपिक, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के 2-3 ही प्रॉब्लम हो, अच्छे से देख के जाओ। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक था इम्पैक्ट वाला, डायरेक्ट इम्पैक्ट, ऑब्लिक इम्पैक्ट, सेंट्रल इम्पैक्ट, ये जो अपन ने पढ़ा था तो वो भी प्रॉब्लम देख के जाना। और स्पेशली उसके अंदर जो बुलेट वाले प्रॉब्लम लिए थे ना, बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट का वेट इतना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, बराबर है ना, और गन की वेलोसिटी इतनी है, गन का जो वेट है वो इतना है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है और बाद में वो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, वो प्रॉब्लम प्लीज छोड़ना मत, इजंट इट। तो ऐसे आप लोगों के 6 लेसन हैं। अब रेगुलर बैच में पूरा डिटेल में लिया, रिवीजन बैच भी लिया, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन दिए, और सब अपन ने प्रिपरेशन किया है। तो सभी लोगों को सब कुछ आता है, मुझे पूरा विश्वास आहे। फक्त काही पोरं असे असतात की सर आम्ही वेळेवर गोंधळलो, प्लीज़ तो गोंधळ होऊ नका देऊ। बहुत सारे स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम को जाते टाइम पे ऐसा टेंशन लेके जाते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। प्लीज़ हॉल टिकट वगैरह सब बैग में डाल देना, पेन पेंसिल रबर जो भी है वो प्लीज़ बैग में डाल देना, आज ही डाल देना, ताकि हॉल टिकट बीच में आप लोग फिर ऐसा होता है कि सर हमने हॉल टिकट लेके नहीं गए थे, तो प्लीज़ वैसा होने को नहीं होना, राइट। टाइम पे इनिशियली वही मेरा बोलना है, कुछ कन्फ्यूजन का काम नहीं रहता। पेपर पूरा अपने नोट्स में से दिखेगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप कितने भी होशियार हो फिर भी ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, ये कोई 10th स्टैंडर्ड या 12th नहीं है। तो आप लोगों ने पहले, सबसे पहले वही मेरा हर बार का बोलना है कि 20, 25, 30 मार्क का पेपर ऐसा लिखना है जो परफेक्ट आप लोगों को आता है। वेदर दैट क्वेश्चन इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चलेगा, लेकिन 20-25 मार्क का ऐसा लिख के आओ कि जो एकदम सबसे पहले स्टार्टिंग का ऐसा लिखो कि जो एकदम परफेक्ट आता है आपको, और ऐसे परफेक्ट वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे बहुत सारे। अब वो लिखने से क्या होता है कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर लिखने में, ताकि बाकी आपके पेपर में लिंक अच्छी लगे। लेकिन इनकेस अगर आप लोग, आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि आप लोग पहले ही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करते हो जो कि आपको नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करने जाओगे ना, तो वो क्वेश्चन आप लोग आधा अधूरा छोड़ दोगे और घड़ी में देखोगे तो 9:30 पौने 10 हो जाते हैं। फिर वो टाइम पे क्या होता है कि वो भी क्वेश्चन आधा अधूरा रहा, टाइम भी चला गया, और अपन ने अटैम्प्ट कितने मार्क का किया, 0 मार्क्स का पेपर। तो इसीलिए बचा हुआ जो 2-2.5 घंटे का समय रहता है वो काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी वो टाइम पे आपकी दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ जाती हैं कि जो आना है वो भी नहीं आता फिर। इसीलिए सबसे पहले 20, 25, 30 मार्क का पेपर ऐसा लिखो कि जो एकदम परफेक्ट आप लोगों को आता है, इजंट इट। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएंगे ही पेपर अच्छा आप लोगों का, सब कुछ अपन ने लिया हुआ है। एक बार और रिवीजन करो, कोई भी डाउट्स डिफ़िकल्टी आप लोगों को आती है तो बिंदास मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली आप लोग के यानी जो भी क्वेरीज़ है वो मैं सॉल्व कर लूँगा। और कल का पेपर एकदम मस्त लिख के आओ, राइट सभी लोग। और पेपर होने के बाद तुरंत मुझसे मिलो या फ़ोन कॉल करो, यानी क्या लिखा आप लोगों ने वो भी एक टैली होना ज़रूरी है, ताकि जब रिज़ल्ट आएगा तब अपने को पता रहेगा कि अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बराबर रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है। जो लिखते हो आप लोग वो पूरा आपको पता होना चाहिए, हमने इतना इतना लिख के आया था। पेपर होने के बाद आके मिलो और या फ़ोन कॉल तो भी करो एटलीस्ट। चलो ठीक है गाइस, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल।